हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस और आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज डेट है 18th ऑफ जनवरी, जहां पे मैं आप सभी के साथ आर्टिकल डिस्कस करूंगा। एक्सप्लेन्ड पेज के, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज के हम आर्टिकल देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाली है। काफ़ी कुछ आप लोग को पता लगेगा और इस वीडियो के बाद दोस्तों आपके जो भी आप कह सकते हैं एनालिसिस है ये पूरा हो जाएगा। सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैसे तो दोस्तों आज के दिन में 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, पर उसमें से एक आर्टिकल पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी थी, इसलिए मैंने दोबारा से वो कवर नहीं किया। वरना आप कह सकते हैं ओवर एंड ओवर एक ही चीज़ को रिपीट करना वो भी सही बात नहीं है। ओके, इसीलिए अब हम लोग 2 आर्टिकल देखेंगे। पहला आर्टिकल है दोस्तों COP28 की प्रेसिडेंट के बारे में क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्या बातें बताई गई हैं, यहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं उनको लेके क्या क्रिटिसिज्म आता है, देखने को मिल रहा है, कैसे एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ओके एंड दोस्तों दूसरा आर्टिकल है, वहाँ ये बताया जा रहा है कि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। तो क्या रीज़न है उसका ये हम देखेंगे और देखने वाले हैं कि भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ सामने। तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सुंदर चल रही है। साथ ही आप लोग के लिए कल से नए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सपीडिशन बैच जो कि इंग्लिश में रहने वाला है, आप लोग अभी जाइए और 2024 की तैयारी आज से ही चालू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए यहाँ पे EMI की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बहुत आसानी से आप लोग अपने कोर्सेज वगैरह को परचेज कर पाएंगे और स्टडी आईएएस कोड यूज़ करेंगे अगर आप लोग, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा अपने आप कह सकते हैं टेस्ट सीरीज पर। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं और हमारा अनअकैडमी सेंटर है जो कि खुल चुका है ओल्ड राजेंद्र नगर में, इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला आर्टिकल आता है जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो COP28 में आप कह सकते हैं नए प्रेसिडेंट यहां पे चुने गए हैं, क्यों उनको लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है, क्यों आप कह सकते हैं यहां पे इनके खिलाफ बातें चल रही हैं। हम डिस्कस करते हैं कि बात आखिर निकल के कैसे आती है। तो देखिए UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो होस्ट थे, मैं बताऊं आपको COP28 के, वहां पे अनाउंस किया गया कि वो रहेंगे इंडस्ट्री मिनिस्टर सुल्तान अल जबीर। ओके, ये बात इन्होंने बोली और ये प्रेसिडेंट रहेंगे आप कह सकते हैं जो कि 2 वीक तक चलने वाला क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का। अब इस बात के बाद, मतलब इस सेंटेंस के बाद इतना बड़ा क्रिटिसिज्म इन्हें देखने को मिला, आप कह सकते हैं क्यों। पहली बात दोस्तों यहां पे ये निकल के आती है कि इनको यहां पे आप कह सकते हैं जो इनवाइट किया गया प्रेसिडेंसी के लिए, ये तो बात आई, पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि यही आप कह सकते हैं जो आपके सुल्तान अल जबीर हैं, ये CEO हैं अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी के, जो कि वर्ल्ड की 12th लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है बाय प्रोडक्शन। ओके, ये बात निकल के आती है। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों है ये सेंटेंसेस, क्यों बात बताई गई है। देखिए दोस्तों, ऑयल कंपनी के एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका नाम दिया गया है। ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये है कि हम लोग ऑयल को दूर करें, फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज करें। तो ये कितना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब जहां पे आप यही बातें डिस्कस करने वाले हैं कि ऑयल को कैसे आप दूर करें, उसका मालिक ही आप कह सकते हैं ऑयल कंपनी का मालिक है, तो कैसे चलेगी बात है। देख, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कॉन्टैक्ट करने वाली बात हो गई, एक दूसरे को काटने वाली बात हो गई, है कि नहीं। कैसे कोई डिसीजन उनके खिलाफ ले लेगा, क्योंकि अगर ये डिसीजन एक आप कह सकते हैं उनके खिलाफ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना नुकसान कर रहे हैं, है कि नहीं, ये बात भी निकल के आती है। तो ये जो है ये ऑयल कंपनी के CEO हैं और इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया और आप कह सकते हैं इनकी बात सुनी जाएगी। अब ये बात किसके बारे में बोलेंगे, आपको क्या लगता है, ये तारीफ करेंगे या ये बोलेंगे कि बंद कर देनी चाहिए कंपनीज, अल्टरनेटिव ढूंढेंगे। भाई अगर ये बंद कर देंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा। तो ये काफी बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ओके, ये पहली बार आपको मैं बता दूं हुआ है इस बार जब किसी ऐसे आप कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल के डायरेक्ट कनेक्शन वाले व्यक्ति को इतनी बड़ी यहाँ पे आप कह सकते हैं पोजीशन पे रखा गया है। ओके, अब देखिए गवर्नमेंट जो है, जो कि होस्ट कंट्री है, वो होल्ड करती है प्रेसिडेंसी कोप की 1 साल के लिए। ओके, जब तक अगला यहाँ पे आप कह सकते हैं कंडक्ट नहीं हो जाता तब तक। यूजुअली दोस्तों जो भी आप कह सकते हैं नाम होते हैं मिनिस्टर्स के, वो एज अ प्रेसिडेंट ले जाते हैं। ओके, और कोप आप कह सकते हैं कोप प्रेसिडेंसी जो रहती है दोस्तों, वो फैसिलिटेट और गाइड करती है उनके नेगोशिएशन को, जो भी बातें होती हैं वो। वैसे तो कोई स्पेशल पावर उनके पास नहीं है, लेकिन हाँ मेन बात ये मान लीजिए कि वो यहाँ पे प्रायोरिटाइज करते हैं कि आखिर एजेंडा क्या होना चाहिए डिस्कशन का, वही बताने वाले होते हैं कि आखिर हम लोग किस बारे में बात करेंगे। ओके, यूजुअली दोस्तों कई बार एक्सट्रीम एक्टिव बिहाइंड्स आ जाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे आप लोग को कई सारी डील्स, कॉम्प्रोमाइजेज, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं और वह कहीं ना कहीं मैनेजर वगैरह को क्रिटिसाइज भी करते हैं।
अगर कोप का प्रेसिडेंट यहाँ पे एंगेज रहेगा किसी प्री कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी में, तो वो कैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं बात करेगा दुनिया भर के लोगों से, कैसे यहाँ पे अलग अलग मीटिंग्स को यहाँ पे डिस्कशन में लेके आएगा। ये बात बहुत बड़ा सवाल हमें देखने को मिलता है। कोप प्रेसिडेंट दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं रोल दिखाते हैं अगर वो इन्फ्लेशन रोल की बात करते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फाइनल डिसीजन दोस्तों आने वाला है आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट के बाद, लेकिन जो कोप प्रेसिडेंट्स है ये अलग इंडिविजुअल या फिर कंट्री से आप कह सकते हैं अलग रहते हैं और ये आप कह सकते हैं अनेबल रहते हैं कि फोर्स करें या फिर इम्पोज करें किसी भी डिसीजन को दूसरे पर। ये बातें हमें समझ में आती हैं। अब देखिए दोस्तों एक इतना बड़ा अनरियलिस्टिक इम्प्रेशन हमें देखने को मिला दैट सुल्तान अल जबीर, मैं बता दूं या फिर आप कह लीजिए कोप प्रेसिडेंट्स निकल के आते हैं, वो सिंगल हैंडेडली स्टीयर करेंगे पूरा नेगोशिएशन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। अपनी अपॉइंटमेंट एज अ को प्रेसिडेंट दोस्तों वो आप कह सकते हैं बहुत अलग उन्हें देखने को मिलेगी और ये आप कह सकते हैं बैड ऑप्टिक्स देखने को हमें मिल सकता है। एज अ रेचल केट जो कि आप कह सकते हैं डीन है ऑफ दी फ्लेचर स्कूल एट टुफ्ट्स यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी बताया कि जो दुनिया है आप कह सकते हैं इतने बड़े मिक्स्ड मैसेजेस को कैसे अडॉप्ट करेगी, अफोर्ड कर पाएगी, वो भी इतनी बड़ी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में। बहुत बड़ा सवाल ये भी निकल के आता है क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है अगर आप भी कुछ सोचेंगे तो एक तरफ आप देखेंगे कि एग्जाम्पल समझते हैं है ना, वो समझ में आएगा आपको। मान लीजिए मेरी खुद की एक कंपनी है जो कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करती है, अल्कोहल प्रोड्यूस करती है मान लीजिए, ओके। फिर हमारी सरकार ने क्या किया, एक मीटिंग एक कमेटी बैठाई जो कि आप कह सकते हैं डिसीजन लेती है किस पे, अल्कोहल पे, उसके नुकसान फायदे जो भी हैं उस पर डिसीजन लेती है। अब मेरी सरकार ने क्या किया, मुझे उसका प्रेसिडेंट बना दिया। तो आप खुद बताइए कि मैं किसके हित में यहाँ पे फैसला लूंगा, क्योंकि अगर मैं फैसला लेता हूँ यहाँ पे आप मान लीजिए कि खराब है अल्कोहल तो मेरा नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैं उस कंपनी चलाता हूँ, और अगर मैं आप कह सकता हूँ कि ये लेता हूँ डिसीजन कि अच्छी है अल्कोहल तो फिर मीटिंग का फायदा ही क्या हुआ, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें कुछ बातें जो हैं वो यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं, ओके। अभी देखिए जो आप कह सकते हैं बहुत बड़ी बात तो ये निकल के आती है, पर एक और बात यह है कि सुल्तान अल जबीर जो है वो ऑयल कंपनी जो कि पूरे तरीके से स्टेट ओन्ड है, यूएई के आप कह सकते हैं वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के, और उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा हाथ भी है, ओके। उस पूरे रीजन के अंदर जो भी आप कह सकते हैं पूरा रीजन है जो कि ऑयल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं प्रोड्यूस करता है, उसमें बहुत बड़ा नाम है इनका। कंट्री दोस्तों यहाँ पे डीपली इन्वेस्ट करती है ऑयल वगैरह में, और ये काफ़ी डिफिकल्ट है कि आप लोग ये इमेजिन कर पाए कि आखिर किस तरीके से ये डिसीजन लेंगे अगेंस्ट दिस, ओके। अब अगर कोई स्ट्रॉन्ग आउटकम नहीं आता है इस पूरी मीटिंग से, ओके, बहुत कम चीज़ें आती हैं, कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, वीक प्रेसिडेंसी हमें देखने को मिलती है, तो वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस पर सवाल उठा सकती हैं, ओके। और आप कह सकते हैं अगर कोई फायदा ही नहीं होता है तो क्यों यहाँ पे कोई आदमी आए और अपना टाइम इन्वेस्ट करे, क्योंकि कॉन्फ्रेंस होती है तो लोग आते हैं, और लोग आते हैं तो भाई अपना टाइम दे रहे हैं, और अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ें चलती आएंगी तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल निकाल के लेके आता है, ओके। लास्ट 15 सालों में दोस्तों जो प्रोड्यूस हुआ है एक आउटकम दैट एंश्योर्स एक्शन ऑन दी commensurate with that sciences is required curb global warming। और देखिए ऑयल अगर मैं बताऊं आपको बेसिकली यही एक सब काफ़ी बड़ा सवाल आता है, ये किसी और कंपनी के मालिक होते तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन ये ऑयल कंपनी ही की मालिक हैं और इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं तो इन पर डायरेक्ट सवाल भी उठते हुए आ रहे हैं। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है दोस्तों वो कभी भी आपको इस तरीके से नहीं देखने को मिलती है, ओके, और वो फेज आउट फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कभी भी बात नहीं करती है। मेन रीज़न दोस्तों ये है कि जो भी बात आती है वो आती है ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, और ये प्रपोजल यहाँ पे आप कह सकते हैं दिया गया था बाय इंडिया कि हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं इस बारे में डिस्कस करें, ओके। यहाँ पे जो सीईओ हैं ऑयल कंपनी के वो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेसिडिंग करेंगे ओवर अ क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि हमें देखने को मिल सकती है। पर कभी बड़ा सवाल ये आएगा कि आखिर फिर डिसीजन कैसे लिए जाएंगे और क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं फेलियर की बात भी करी जा रही है कि इतनी बड़ी मीटिंग फेल हो जाएगी। देखते हैं जो भी फैसला होगा देखा जाएगा, और अगर कोई फैसला लिया तो मेरे ख्याल से कुछ सोच के लिया होगा, है कि नहीं। इतने बड़े फैसले क्योंकि भाई जो लोग सेलेक्ट करते हैं, जो लोग चूज मतलब मानते हैं, तो वो लोग कुछ तो सोचे होंगे, ऐसे बिल्कुल ही आंख बंद करके तो नहीं सिलेक्ट करते इतनी बड़ी चीज़ को। दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, दुनिया की नज़रों में आप सामने हैं, तो ऐसी चीज़ें नॉर्मली नहीं ली जाती हैं, बहुत बड़े रीजंस होते हैं, ओके। देखते हैं आगे देखने को मिल सकता है हमें कि क्या बातें निकल के आती है, पर इस आर्टिकल में दोस्तों इतना ही। अगला आर्टिकल आता है जो कि बात करता है चाइना के पॉपुलेशन के बारे में, और जो बात निकल के आती है वो ये है कि चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो कि चाइना की तरफ से आता है, वहाँ पे बोला गया है कि 2022 में जो पॉपुलेशन थी चाइना की वो थी दोस्तों, अगर मैं बताऊँ आपको तो लगभग 1411.8 मिलियन, और आप कह सकते हैं 2021 में थी दोस्तों ये 1412.6 मिलियन। आप देख सकते हैं काफ़ी एब्सोल्यूट डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, और ये कह सकते हैं कि अगर ऐसे डिक्लाइन आते हैं तो कई सारी कंट्रीज क्रॉस भी कर जाएंगी। और भारत जो है दोस्तों जो कि लाखों लोगों का घर है, करोड़ों लोगों का घर है, ओके। भारत की अगर हम 2022 के स्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं तो 2022 में भारत स्टैंड है दोस्तों 1417.2 मिलियन में।
जो कि ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि अब भारत को नंबर 1 बता देता है। अगर हम बात करें 2023 का, तो एक्सपेक्टेड है कि हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 1428.6 मिलियन। तो अगर चाइना ऐसा होता है तो हम लोग सरपास कर देंगे चाइना को पॉपुलेशन के मायने में। ओके, बहुत बड़ा यहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है आप कह सकते हैं चाइना को लेके, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ा रीज़न है उनकी इकोनॉमी के लिए। और अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत जो है उसको और ज़्यादा बढ़ने के लिए थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है, इतना बड़ा शिफ्ट हमें क्यों देखने को मिला है? देखिए, 2 चीज़ों पे आप कह सकते हैं पॉपुलेशन निर्भर करती है, मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी, कि लोग पैदा कितने हो रहे हैं और आप कह सकते डेथ कितनी हुई है। जो कंट्री की पॉपुलेशन है दोस्तों, ये इंक्रीज होती है जब रिडक्शन होता है मोर्टेलिटी में, और जो रिलेटिव नंबर्स ऑफ डेथ्स हैं उनमें अगर कमी होती है तो हम कहेंगे कि जो पॉपुलेशन है ये बढ़ रही है। और एक और बात ये भी है कि अगर आप कह सकते हैं ये चीज़ें स्लो हो जाती हैं, ओके, और डिक्लाइन आता है फर्टिलिटी रेट के अंदर, ओके, वो भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न रहता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा रीज़न रह जाता है पॉपुलेशन के, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो। एक और बात है यहाँ पे काफ़ी बड़ा रीज़न है मोर्टेलिटी इंडिकेटर, जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करता है एट बर्थ। बिटवीन 1950 और 2020 के अंदर दोस्तों 43.7 से लेकर 78.1 ईयर था चाइना के लिए, ओके, और भारत के लिए दोस्तों यही आप जो नंबर था, मतलब कितने साल तक जिएगा व्यक्ति, वो 41.7 से लेकर 17.1 ईयर्स तक था। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दोस्तों, वो बात करता है नंबर ऑफ द बेबीज एंड एवरेज मैन बियर्स ओवर हर लाइफ टाइम, कितने मतलब जो आप कह सकते हैं एक औरत बच्चे पैदा कर सकती है। तो यहाँ बताओ मैं एज मतलब सबसे हाईएस्ट गया था चाइना में 5.8 और भारत में 5.7 था 1950 के अंदर, पर ये धीरे धीरे कम हुआ। और अगर हम बात करें अभी रिसेंटली 2019-20 के बारे में, तो वो आपका चल रहा है 3.4 से लेके 2 तक। तो इतना यहाँ पे जो हिसाब है वो चलता है, ओके। स्पेशली रूरल एरियाज में ज़्यादा है, इसलिए ये तब भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, पर अगर हम बात करें अर्बन एरियाज में तो वो और भी कम हो चुका है। जो TFR है दोस्तों, ये हमें कंसिडर होता है 2.1, और इससे बात किया जाता है कि ये एक रिप्लेसमेंट लेवल है फर्टिलिटी का, ओके। अगर हम अंडरस्टूड बात करें तो बस इतना सही है कि आप कह सकते हैं हर एक वुमेन जो है वो 2 चिल्ड्रंस को पैदा कर रही है, ये बात हमें समझ में आती है, ओके। अब एक और यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्या इंडिया जो है वो अपने TFR पे ऑलरेडी बिलो है रिप्लेसमेंट के, या पॉपुलेशन अब भी इंक्रीज हो रही है, और क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं जो चाइना का जो इतना बड़ा श्रंक है वो हमें देखने को मिला है। देखिए, TFR जो है दोस्तों वो एक एवरेज नंबर बर्थ्स है बाय वुमेन जिनकी एज 15 से 49 ईयर की रहती है, और ये सर्वे रहता है, पीरियड टू पीरियड निकलता रहता है, हमें पता लगती रहती है इन्फॉर्मेशन। चाइना की TFR के बारे में बात करें तो वो बिलो रिप्लेसमेंट है, जो हमें 1991 में देखने को मिली थी तब, जो कि ऑलमोस्ट 30 साल पहले था भारत से, ओके। अगर हम बात करें CDR, वो भी डिक्लाइन हुआ है दोस्तों 10 से, और ये आप कह सकते हैं 2 दशकों में हुआ है। सरप्राइज नहीं है कि चाइना की पॉपुलेशन आप कह सकते हैं मोर देन डबल है फ्रॉम द 544, जो कि आप कह सकते हैं 1950 में थी उसकी, और अब पहुंच चुकी है दोस्तों लगभग 1.1 बिलियन 1987 के अंदर। 2021 में दोस्तों ये पीक पे था, और अब वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं चाइना दिक्कत कर रहा है, या फिर क्या आप कह सकते हैं यहाँ पे चाइना दिक्कत महसूस करता है? देखिए, चाइना का जो TFR है अकॉर्डिंग टू 2020 सेंसेक्स, वहाँ पे आता है 1.3 बर्थ्स पर वुमेन, ओके, जो कि मार्जिनली दोस्तों अप है फ्रॉम द 1.2 इन 2010 या फिर 2000 के सेंसेक्स के हिसाब से, ओके। तो ये एक बिलो रिप्लेसमेंट होता है हमारा 2.1 का। चाइना ने ऑफिशियली एंड कर दिया अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी, जो कि उसने इंट्रोड्यूस करी थी 1980 में, और फ्रॉम 2016 से ये खत्म हो गई, ओके। ये बात हमें समझ में आती है। दूसरा है दोस्तों जो काफ़ी बड़ा क्राइसिस आता है वो ये है कि जो डिक्लाइन है पॉपुलेशन का, वो उसका प्राइम वर्किंग एज हो सकता है। अगर लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पे काम ही नहीं करेगी या फिर काम नहीं कर पा रही है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फर्क पड़वा सकता है, ओके। अब भारत की क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है? देखिए, भारत जो है दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो फॉल कर रहा है अपने रिप्लेसमेंट लेवल से रूरल एरियाज में भी, ओके। और यहाँ पे अगर हम बात करें उसके बाद, क्योंकि जो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन है वो बढ़ती जा रही है, फार्म मैकेनिज्म जो यहाँ पे मैकेनाइजेशन है वो बढ़ता है, फर्मेंटेशन है दोस्तों लैंड होल्डिंग्स का, ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो लेबर रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में वो कम होती जा रही है। यहाँ पे स्मॉलर जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे कम होती जा रही है। लार्ज फैमिलीज के पास यहाँ पे वर्किंग लैंड है वो भी कम है। फर्टिलिटी अगर रेट यहाँ पे डिक्लाइन होता है तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो प्रोजेक्ट करेगी अपने डी ग्रो ओनली आफ्टर टचिंग 1.7 बिलियन अबाउट 40 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इतना बड़ा यहाँ पे अगर होता है तो हम बोलेंगे कि हम अपने फर्टिलिटी रेट से जो है डिक्लाइन कर चुके हैं, ओके। जो इंडिया है उसके पास बहुत बड़ी विंडो निकल के आती है अपॉर्चुनिटी 2040 के अंदर, जहाँ पे वो आप कह सकते हैं पूरी तरीके से डेमोग्राफिक डिविडेंड को देखेगा, लाइक चाइना ने जैसे देखा था कब 1980 से लेकर 2015 में। उसके बाद चाइना इतना ग्रो हुआ है और अब हमें यहाँ पे वो लार्जेस्ट इकोनॉमीज में एक देखने को मिलता है। सेम कंडीशन भारत के साथ भी है। भारत के पास भी एक मौका आएगा आप कह सकते हैं आगे, पर हमें उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी हम लोग उस मौके को ग्रैब कर सकते हैं, अदरवाइज बातें उल्टी पड़ जाएंगी हम पे, ओके। तो ये बातें दोस्तों हमें समझ में आती हैं पूरे आज के टॉपिक से। आई होप कि आपको समझ में आई होगी बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।